बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 1, भाषा, लिपि एवं व्याकरण। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे बच्चों यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हो, एक लड़का है और एक माँ है। दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं वो एक दूसरे से क्या बातें करते हैं। बेटा कहता है, माँ आज रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप क्या बना रही हो? माँ ने कहा, बेटा आज तुम्हारा जन्मदिन है ना, तो मैं आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बना रही हूँ। आज मैंने मूंग की दाल का हलवा और पूरियां बनाई हैं। बेटा बोला, मेरी प्यारी माँ, तुम कितना ख्याल रखती हो। उपयुक्त बातचीत में स्पष्ट हो रहा है कि माँ व पुत्र के बीच एक दूसरे की मन की भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। इस प्रकार भावों को अभिव्यक्त करने का साधन ही भाषा है। पिछली कक्षा में आपने भाषा के विषय में पढ़ा होगा। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या अभिव्यक्ति करना। संसार में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो अपने भावों और विचारों को दूसरों से अभिव्यक्ति ना करना चाहे। आप भी अपने भावों को अपने मित्रों तथा घर परिवार से अभिव्यक्त करते हैं। अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए मानव ने ध्वनि प्रतीकों की एक निश्चित व्यवस्था विकसित कर ली है, जिसे हम भाषा कहते हैं। मनुष्य समाज में रहता है, वह अपने आसपास सभी से मिलकर रहना चाहता है और दूसरों तक अपने विचार पहुंचाना चाहता है। यहाँ तक कि अपनी प्रतिदिन के जीवन की जरूरत को भी वह बोलकर ही दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। इसके लिए वह भाषा का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपने मुख से ध्वनियां निकालकर कुछ समझाना चाहता है। पशु पक्षी भी अपनी अपनी आवाजों में अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि संकेतों द्वारा भी भावों का आदान प्रदान किया जाता है, लेकिन इससे बात को पूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। इसलिए इन सबको भाषा नहीं कहा जा सकता। सही तो यह है कि भाषा के अंतर्गत कुछ सार्थक ध्वनियां होती हैं, जिनका उचित उच्चारण करके ही भाषा का सही प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार मन की भावों को दूसरों को सही तरीके से अवगत कराया जा सकता है। ठीक है। भाषा की विशेषता। किसी भी भाषा के अंतर्गत ध्वनियों के लिए प्रतीक चिन्ह निश्चित होते हैं। सार्थक ध्वनियों की मेल से भाषा बनती है। भाषा में वर्ण, शब्द व वाक्य की संरचना होती है और प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है। ठीक है, चलिए जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, भाषा कहलाता है। भाषा के भेद। भाषा के दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पहला है मौखिक भाषा। किसे कहते हैं? माँ ने विनीता को बताया कि इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हम मनाली जाएंगे। यह बात विनीता ने सुनी। विनीता ने यह बात अपने बड़े भाई और पिताजी को बताई। यह बात सुनकर पिताजी और भैया भी खुश हो गए। इस प्रकार माँ तथा विनीता ने अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाई और भैया तथा पिताजी ने उनकी बात सुनकर समझी। यह भाषा का मौखिक रूप है। इसको कथित भाषा भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है तथा श्रोता सुनकर उसकी बात को समझता है। ठीक है। आगे है लिखित भाषा। माँ ने विनीता से मनाली यात्रा का अनुभव लिखने को कहा।
विनीता ने यात्रा का अपना अनुभव लिखा और मित्रों ने उसे पढ़ा। इस प्रकार विनीता ने लिखकर अपने अनुभव को प्रकट किया तथा मित्रों ने उसके अनुभव को पढ़ा। यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। इसके अंतर्गत लिखकर अपने विचार प्रकट किए जाते हैं तथा अन्य व्यक्ति पढ़कर उस बात को समझते हैं। ठीक है। हमारे देश में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग कार्यालयों में कामकाज हेतु किया जाता है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। अनुच्छेद 3431 के अंतर्गत 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। आगे है राजभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जिसका प्रयोग राष्ट्र के कार्यालयों में कामकाज हेतु किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। आगे है राष्ट्रभाषा, जिस भाषा का प्रयोग किसी राष्ट्र के अधिकतर निवासी करते हैं वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। हमारे देश में लगभग 70% निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में संवैधानिक रूप से किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है। आगे संपर्क भाषा, ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश के वासी आपस में संपर्क करने हेतु करते हैं वह संपर्क भाषा कही जाती है। भारत की संपर्क भाषा हिंदी है तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। आगे है मातृभाषा, जिस भाषा को एक बच्चा अपनी माँ व परिवार के माध्यम से सीखता है मातृभाषा कहलाती है। इसी भाषा से बच्चा सबसे पहले परिचित होता है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी परिवार में पंजाबी भाषा बोली जाती है तो बच्चे की मातृभाषा पंजाबी ही होगी। ठीक है। आगे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है जो इस प्रकार है: हिंदी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, बोडो, डोंगरी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, पंजाबी, उर्दू, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली व सिंधी। ठीक है। आगे है मानक भाषा। हिंदी भाषा का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। यही कारण कि हिंदी पर बोलियां व उपभाषाओं का प्रयोग पड़ता है। इस तरह से हिंदी को एक विकास प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में भाषा की एक रूपता स्थिर नहीं रह पाती है। इस स्थिति में जिस भाषा का प्रयोग शिक्षित व विद्वान लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता है वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। कुछ उदाहरण जैसी मानक रूप है आई, अमानक है आई, अंत, अत, द, और दद का दद। ठीक है। आगे है बोली। बोली किसे कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोलचाल की भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में ही बोली में हल्का सा अंतर आ जाता है लेकिन उसका मूल रूप नहीं बदलता। बोली में साहित्य की रचना नहीं की जाती है। हिंदी भाषा कई बोलियों से मिलकर बनी है, इसलिए हिंदी की बोलियों में साहित्य रचना भी हुई है। उदाहरण के तौर पर ब्रज भाषा में सूरदास का सूरसागर, अवधी में तुलसीदास की श्री रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत तथा मैथिली में विद्यापति की पद्मावली समस्त हिंदी साहित्य की अनमोल धरोहर है। आगे है उपभाषा। जब बोली का क्षेत्र थोड़ा और विस्तृत हो जाता है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। उपभाषा में
साहित्य की रचना होती है। ब्रज, राजस्थानी तथा अवधी बोलियों में साहित्य की रचना की गई थी और उनका क्षेत्र भी विस्तृत था, इसलिए ये उपभाषाएं बन गई। उपभाषा का क्षेत्र जब बड़ा हो जाता है तब वह भाषा का रूप धारण कर लेती है। ठीक है, आगे हिंदी उपभाषा को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में है मेवाती, मालवी, जयपुरी और मारवाड़ी। पहाड़ी हिंदी में है कुमाऊनी और गढ़वाली। मागधी में अंगिका, मगही और भोजपुरी। ठीक है, आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली मौखिक भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिखित रूप का विकास हुआ। भाषा की प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है जो वर्ण कहलाता है। भाषा में इन वर्णों के लिखने का विशिष्ट तरीका ही लिपि कहलाता है। जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से मनुष्य द्वारा उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विशेष विधि को लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी की लिपि देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही बांग्ला, गुजराती आदि भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। आगे है भाषाएं तथा उनकी लिपियां। बांग्ला की बांग्ला, हिंदी की देवनागरी, कश्मीरी की देवनागरी, बोडो की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी, फ्रेंच की रोमन, रूसी की रूसी, जर्मन की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी, मराठी की देवनागरी, कोंकणी देवनागरी, संथाली देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, अरबी, फारसी, स्पेनिश की है रोम। ठीक है, आगे है व्याकरण। अब तक जान चुके होंगे कि वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उचित मेल से भाषा अर्थपूर्ण बनती है। यदि वह व्यवस्थित न हो तो भाषा का अर्थ ही नहीं होगा। इन सब व्यवस्था का ज्ञान व्याकरण कराता है। व्याकरण ही वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ तथा किस प्रकार करना है, इसका ज्ञान प्रदान करता है। व्याकरण के नियमों से भाषा में मानकता आती है जो भाषा को पूर्णतः शुद्ध बनाने में सहायता करती है। चलिए जानते हैं परिभाषा के माध्यम से व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से भाषा की शुद्ध रूप तथा प्रयोग का ज्ञान होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, आगे है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के आकार, उच्चारण, उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, प्रकार, लिंग, वचन, काल, उत्पत्ति तथा बनावट पर विचार किया जाता है। आगे है वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य भेद, वाक्य रचना, वाक्य विश्लेषण आदि का वर्णन किया जाता है। आगे है साहित्य किसे कहते हैं? किसी भाषा में संचित ज्ञान को साहित्य कहते हैं। साहित्य की रचना शुद्ध, परिनिष्ठित और व्याकरण समस्त भाषा में की जाती है। साहित्य रचना में ज्ञान तथा अनुभव की उपयोगी बातें सम्मिलित की जाती है। साहित्य के रूप या प्रकार। गद्य साहित्य। पहला गद्य साहित्य सरल वाक्य तथा साधारण बोलचाल की भाषा में रचित साहित्य को गद्य कहते हैं। इसके अंतर्गत छंद आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार के साहित्य में व्यक्ति के विचारों तथा भावों को आसानी से समझा जा सकता है। गद्य साहित्य की अनेक विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी, संस्मरण, लेख, चित्र, पत्र, डायरी, एकांकी, जीवनी तथा
आत्मकथा आदि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा, वनु भंडारी, मोहन राकेश आदि हिंदी के कुछ प्रमुख गद्य साहित्यकार हैं। आगे है पद साहित्य। एक लयबद्ध रचना जिसमें तुक, छंद और अलंकार का प्रयोग किया गया हो को पद साहित्य कहते हैं। पद का अर्थ है कविता, अर्थात कविता में जो साहित्य लिखा जाता है उसे पद साहित्य कहते हैं। इसे काव्य साहित्य भी कहा जाता है। पद साहित्य के अनेक रूप है। महाकाव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, नाट्य काव्य के साथ ही दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद भी पद साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रसखान, मीराबाई, बिहारी, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत, त्रिपाठी निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जी आदि हिंदी के प्रमुख पद साहित्यकार हैं। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। जानते हैं इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्य। सार्थक ध्वनियों के मेल से भाषा बनती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है तो वह उपभाषा का रूप ले लेती है। उपभाषा का क्षेत्र बड़ा होने पर वह भाषा का रूप ले लेती है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।